So once again welcome on this show of National Income Accounting. शो का नाम क्या है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का ये शो है जिसमें अभी तक ऑलरेडी यू हैव सीन अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड. You have already completed this over. Okay, now we will move towards the income method. Which method? Income method. Okay, so today is our turn on income method. So with this note we are going to start this topic. So income method, what it talks. इस पर आने से पहले हम ये समझ लें कि हमारा जो तीन मेथड्स हैं हमारे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, इनकी ओरिजिन को हम एक बार रीइटरेट करना चाहूँगा. वंस अगेन विल जस्ट सी, बिकॉज कभी कभी बच्चे जो नए नए आते हैं ना, तो हम लोगों ने कैसे स्टार्टिंग किया था. हमने बताया था कि हाउस होल्ड इज व्हाट? इट इज अ सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये चीज चार है ना, 4. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये जो चार हैं, तो ये चार फर्म के पास जाते हैं. और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इन सारे चारों साधनों के सहयोग से प्रोडक्शन की क्रिया होती है. और यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन इज नथिंग. व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज नथिंग बट अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. वैल्यू का एडिशन ही तो प्रोडक्शन है. ठीक है, प्रोडक्शन यार्न है, यार्न से क्लोथ बन गया, तो यार्न के वैल्यू में एडिशन हुआ. गेट योर पॉइंट? टोमेटो से टोमेटो केचप बना, टोमेटो के वैल्यू में एडिशन हुआ. ठीक है, तो कोई भी चीज जो प्रोडक्शन है, एक्चुअली इट इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. और इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिटर्न में क्या मिलता है? इनको रेम्युनरेशन मिलता है और ये पेमेंट मिलता है. मतलब ये एक दूसरा मेथड जन्म लेता है, इनकम मेथड. ठीक है, गुड्स और सर्विसेज यहाँ आती हैं और इन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ये खर्च होता है, तो यहाँ जन्म लेता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड. तो इस तरह तीन मेथड हमारे ये जन्म लेते हैं. तीन मेथड हमारे इस तरह हो गए: प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और ये एक्सपेंडिचर मेथड. तो इतना तो आपको क्लियर हो गया ना? ठीक है, सो फार यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड. तो इनकम मेथड, आपका ये इनकम मेथड है. इनकम मेथड, हमको इसमें ये देखना है कि इनकम के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं. ठीक है, इनकम का स्रोत क्या है? हम जब इनकम की बात कर रहे हैं तो हम किस इनकम की बात कर रहे हैं? फैक्टर इनकम की बात. फैक्टर इनकम. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. ठीक है, फैक्टर इनकम की हम बात कर रहे हैं. तो फैक्टर इनकम कहाँ कहाँ हो सकता है, किस किस रूप में छिपा हो सकता है? अब ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. उन एक्टिविटीज में हमको ये देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इसमें फैक्टर इनकम को दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ ये मेहनत का पैसा है. इस बात को हमको देखने की जरूरत है और यही हमारा सारा एक्सरसाइज है. ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही एक्सरसाइज है. हमको खोजना, हमको अपने अंदर के CBI को जगाना है, हमको अपने अंदर के रॉ को जगाना है, हमको अपने अंदर के मोसाद को जगाना है. ये सब हमारी खुफिया एजेंसियां हैं. तो हमारे अंदर की खोजी जो पत्रकारिता है, ठीक है, हमारे अंदर का खोजी जो विचारधारा है, एक्सप्लोरर माइंड जो हमारा है, डिस्कवरी वाला जो माइंड है, नेशनल ज्योग्राफी वाला जो माइंड है, उसको हमको एक्टिवेट करना है, बस, और कुछ नहीं है इसमें. तो हम इसमें क्या करेंगे? इनकम मेथड्स में हम इसमें पता करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारे फैक्टर इनकम जनरेट होते हैं. ठीक है, तो अंडर, अगर बुक की भाषा में अगर बोलें तो अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ फैक्टर पेमेंट्स मेड टू प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? हमारे फैक्टर जो इनकम है, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, उन्हीं का है. सो चूंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ये पेमेंट किया जाता है, तो इसलिए इसको फैक्टर पेमेंट कहते हैं. ठीक है, और चूंकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो इसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कह सकते हैं. आर गेटिंग पॉइंट? बोलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो चिल्ड्रेन.
चिल्ड्रेन, बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था, मैं कई बार बोला, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं की तो पता नहीं चला मुझे। ठीक है, तो हम इस मेथड में हम क्या करेंगे कि जहां जहां से हमारा इनकम है उस सारे फैक्टर्स इनकम को कैलकुलेट करेंगे। किसके किसके द्वारा अर्न किया गया है? वो नॉर्मल, हम नेशनल इनकम की जब बात करेंगे, हम जब नेशनल इनकम की बात करेंगे, NNPFC, किसकी बात कर रहे हैं हम? NNPFC। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम हमारा तो नेशनल इनकम ही निकालना है ना, तो हम क्या करें, जितने भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, अभी तक आपने नॉर्मल रेसिडेंट्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी, ये सब पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उनके द्वारा जो भी अर्न किया गया, चाहे वो अर्निंग कहाँ हो, चाहे वो अर्निंग में हट नहीं रहा है, हाँ, चाहे वो अर्निंग कहाँ हो, इंडिया में हो, चाहे वो अर्निंग कहाँ हो, ये अगर हम देखें ये, ठीक है, तो मान लो ये यूएसए, तो यूएसए में फॉरेन में हो चाहे डोमेस्टिक हो, तो जहां जहां भी हमारे हाँ, हाँ, थोड़ा सा बेटा उसको मानना ही पड़ेगा कि नेटवर्क भी एक इशू होता है। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, आई एम जस्ट रिपीट, ओके। अच्छा है, बोल दिया आपने। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो भी इनकम होगी, चाहे हमारे रेसिडेंट, कौन? हमारे रेसिडेंट, हमारे रेसिडेंट, ये कहीं भी हो सकते हैं ना, ये कहीं भी काम, देखो मैं पुरानी चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। हमारे रेसिडेंट इंटरनेशनल वाटर एरिया है, हमारे रेसिडेंट, हमारे रेसिडेंट, अब देखो सारा कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। ठीक है, ये इधर से इधर गया शिप, हाँ, ये एरोप्लेन है, मान लो ये सब पुराना जो पढ़ा है ना, वो सब आपको याद आएगा इसमें। एरोप्लेन, तो यहाँ भी हमारे रेसिडेंट आर, ठीक है, हमारे रेसिडेंट आर। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ एम्बेसी बना देते हैं। ठीक है, हमारे रेसिडेंट आर। ठीक है, इंडिया की एम्बेसी है, हमारे रेसिडेंट आर हो गए। तो जहां जहां भी हमारे रेसिडेंट होंगे, कलर बदल दे रहा हूं मैं। ठीक है, हमारे रेसिडेंट जहां जहां भी होंगे, चाहे वो हमारा एम्बेसी हो, वहां भी हमारे रेसिडेंट, चाहे अमेरिका में रह रहे हो हमारे रेसिडेंट होंगे, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर एरिया में रह रहे हो हमारे रेसिडेंट होंगे, चाहे एरोप्लेन वाला मामला हो तो हमारे रेसिडेंट होंगे। ठीक है, तो हम और हमारे यहाँ रह रहे हैं तो हमारे रेसिडेंट ही है। तो ये हमारे रेसिडेंट जहां जहां भी होंगे उन सब के इनकम, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं NNPFC की बात कर रहा हूँ, नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ। तो हमारे रेजिडेंट जहां जहां होंगे और उनके द्वारा जो भी अर्न किया गया हो, और पीरियड ऑफ टाइम, नेशनल इनकम क्या होता है, ये फ्लो का कॉन्सेप्ट। तो पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, करेक्ट ना? ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा। आर गेट पॉइंट? समझ में आ रही बात? बोलो भाई। हाँ, तो इनके द्वारा जो भी अर्न होगा, सारे फैक्टर्स इनकम को हम सम्मिलित करेंगे। फैक्टर इनकम, किस कौन से इनकम को? फैक्टर इनकम। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम निकाल लेते हैं, NDPFC, और ये बेसिक यही होता है हमारा। और इसके बाद हमको यहाँ से जहां भी जाना हो, चाहे वो ग्रॉस के टर्म में जाना हो, चाहे वो नेट का NNPFC निकालना हो, हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। क्योंकि NDPFC में अगर हम NFIA जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, NNPFC आ जाएगा। और NDP से हमको ग्रॉस में जाना हो तो हम क्या करेंगे, प्लस इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस डिप्रिसिएशन कर देंगे, तो GDPFC हो जाएगा। ठीक है, अगर डिप्रिसिएशन तो जोड़ा है, प्लस NIT जोड़ देंगे तो क्या हो गया, GDPMP हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम करना, हम खूब सीख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक पीछे का याद नहीं होगा, आगे दिक्कतें सॉल्व नहीं होंगी और समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए आपको वो हमेशा याद रखना होगा। तो फैक्टर इनकम का हम कैलकुलेशन करते हैं। अब हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम, इसके क्या क्या होते हैं इससे। ठीक है, हम देखने का प्रयास करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। अब कुछ तो चीजें होती हैं विजिबल होती हैं, जो दिखाई देता है कि हाँ आयुषी पढ़ रही है, तुरंत आंसर दे देती है। कुछ चीजें होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कुछ चीजें छिपी हुई होती है, कुछ चीजें दिखाई नहीं देता कि ये काम है, ये कुछ चीजें दिखाई नहीं देता कि इनकम है, लेकिन वास्तव में वो भी इनकम का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो उन चीजों को ही हमको खोजना है, उन्हीं चीजों को हमको पकड़ने का प्रयास करना। बाय एंड लार्ज
जो कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम हैं उनको जो डिफाइन मतलब क्लासिफाई किया गया है, तो उसको पहले नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लेंगे। सबसे अच्छी चीज होती है लिखना, इससे जितना ही जो लिखेगा उसको इतना ही याद होगा। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है? COE क्या है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या है पहला? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा। दूसरा है हमारा रेंट एंड रॉयल्टी, R&R। ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा? R&R और R स्क्वायर। ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी याद करने में आसानी होगी, R&R बोलने में भी अच्छा लगता है, या R मैथ के स्टूडेंट्स हो R स्क्वायर बोलो। ठीक है, आपको वो भी आप बोल सकते हैं। तो रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है, R&R, रेंट एंड रॉयल्टी। हम इसके बारे में अलग से हम बात करें कि रेंट क्या है, रॉयल्टी क्या है, COE कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, ये सब बातें अभी करेंगे। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जिस किसके ऊपर मिलता है? कैपिटल। इट इज रिवार्ड ऑफ इंटरेस्ट, इज अ रिवार्ड ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये इंडिया से भी जो मिलता है और अब्रॉड से भी जो मिलता है, वो सब हम पहले बोल चुके हैं कि आउटसाइड और इनसाइड इंडिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को मिलता है। और लास्ट हमारा क्या है? MI, मतलब मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये क्या है? मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 है। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई। पहला क्या है? COE, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है बेटा। दूसरा क्या है? R&R और R स्क्वायर, रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरा क्या है? इंटरेस्ट। चौथा क्या है? प्रॉफिट्स। और पांचवा क्या है? मिक्स्ड इनकम। ये याद होगा? बोलो भाई, बोलो भाई। ठीक है। अब इसमें एक जो है मिक्स इनकम, है ना, ये देखो, ये भी फैक्टर ऑफ इनकम का स्पेशल कोई काइंड नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कि खुद का अपना व्यापार करते हैं, खुद का अपने, जैसे बार्बर है, फार्मर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, शॉपकीपर्स, अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों की इनकम को, जैसे हम हैं, या आपके पापा लोग हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, टीचिंग में, इंजीनियरिंग है, ये लोग कहीं सरकारी या प्राइवेट में हैं, तो वो उनकी इनकम तो तुरंत पता चल जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर हैं लेकिन अपने प्राइवेट क्लिनिक ही चलाते हैं, टीचर हैं लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ही चलाते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, अपना खुद का है, घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तो हम इन सब से जो इनकम मिलता है, ठीक है, उसको ट्रेस आउट नहीं करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए इसको एक अलग क्लासिफिकेशन में डाल दिया गया है, मिक्स्ड इनकम। और मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, तो ये हमारे 5 हमने क्लासिफिकेशन बनाए। COE, R&R, हाँ, रेंट एंड रॉयल्टी और R स्क्वायर, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो अब हम आते हैं 1 बाई 1। ठीक है, ये आपको 5 याद रहेंगे। और इसको बनाओ कैसे? आप जब अपने नोटबुक में नोट बनाओगे ना, तो इसमें क्या लिखोगे? कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम, और ऐसे मार्क कर देना, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, और ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर आप सब कंपोनेंट को यहाँ लिख लोगे। देखो इससे क्या होगा, डायग्राम के रूप में पढ़ोगे ना तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अलग अलग टाइप का डिजाइन बना दोगे तो बुक जब अट्रैक्टिव हो जाएगी ना, तो किसी को ऐसे बना दिया, हाँ ऐसे बना दिया, नाक बना दिया, किसी को ऐसे बना दिया, आंख बना दिया, और इसमें ठीक है ऐसे कर दिया, है ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बना दो, कोई टमाटो कुछ भी बना दो और इसमें सब लिख दोगे। तो ये MI, मिक्स्ड इनकम, इस इधर से स्टार्ट कर रहे हो, हाँ इधर से स्टार्ट कर रहे हो, तो COE, इसके बाद R स्क्वायर, जगह कम है, R स्क्वायर, I फॉर इंटरेस्ट, इसके बाद COE इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब देखो ऐसे कर लोगे तो ये क्या होगा, ये
आपको याद करने में थोड़ी सी, क्योंकि वो यू हैव कन्वर्टेड द इंफॉर्मेशन टू पिक्टोरियल फॉर्म. ओके, सो दैट यू कैन डू, यू विल डू ना. बोलो बेटा. अपना नोटबुक हमेशा अच्छा बनाना, अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, जिससे आपको याद करने में आसानी हो. ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले वाले पर, दैट इज COE. अब उसके कंपोनेंट क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे. कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. अब उसमें क्या क्या आता है हम पहले देखेंगे. हमारा पहला है COE. ठीक है, COE. तो COE में हमारा क्या क्या आएगा, हम लिखते जाते हैं, आप भी लिखते जाएंगे. केवल इसमें पीरियोडिक पेमेंट को शामिल नहीं किया जाता है, इसका ध्यान रख लें. वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. ठीक है, पहला लिख लो. दूसरा, पेमेंट, अलग अलग में लिख रहा हूं. जनरली बोला जाता है तो कैश एंड काइंड दोनों बोला जाता है. पेमेंट इन काइंड. ठीक है. तीसरा है हमारा एम्प्लॉयर्स. पॉइंट टू, ध्यान देना. ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयज को जो इनकम मिल गया, मान लो एम्प्लॉय की इनकम 100 रुपये है और 100 रुपये में से वो किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है, तो उसकी इनकम, तो अपने इनकम का ही वो भाग यहाँ पर देता है, कंट्रीब्यूशन करता है. पॉइंट. लेकिन जब एम्प्लॉयर करता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मान लो PF GPF जो भी है, ठीक है, तो वो अलग कंट्रीब्यूशन, मान लो उसकी इनकम 100 रुपये है, इसके बाद वो कंट्रीब्यूशन आता है, मान लो 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन आता है, तो ये क्या होगा, ये अलग इसमें ऐड हो जाएगा. पॉइंट. ये इसका इनकम का पार्ट होगा. लेकिन ये अपने पैसे से देता है, तो 100 में से 20 रुपये दिया, तो इसके पास कितना बचा, 80 रुपये बचा. ठीक है, इसलिए हम एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ही लेते हैं. इसका ध्यान रखेंगे आप. वर्ड पर ध्यान रखेंगे, और यहाँ मिस्टेक होता है. पॉइंट, यहाँ पर मिस्टेक हम करते हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे. ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इसका ध्यान रखेंगे आप. ओके, मेरी बात समझ में आ रही है. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. एम्प्लॉयर्स contribution to सोशल सिक्योरिटी स्कीम. ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ABC. और D हमने क्या लिया, पेंशन ऑन रिटायरमेंट. ध्यान से देखेंगे, पेंशन अगर कोई छूटेगा तभी आप मुझे बताएंगे. पेंशन ऑन रिटायरमेंट, देखो दो चीजें हैं. ठीक है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट. ठीक है, पहला तो ये. अब इसको हम आगे बताएंगे कि पेंशन रिटायरमेंट को हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे. ठीक है, पेंशन वर्ड्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको हम आएंगे. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो हम COE का हिस्सा मानते हैं. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन वी आर talking about CO, we should not refer it only to the periodic payment of wages. मतलब जो पीरियोडिक पेमेंट, मतलब मंथली, वीकली, जो भी जिस रूप में भी मिलता है हमको, तो उसमें जो मिलता है बस वही हमारा COE नहीं होगा. मेरी बात समझ रहे हैं. जैसे आपके पापा को सैलरी मिलती है मंथली, या फोर्टनाइटली 15 दिन पर, या वीकली 7 दिन पर. ठीक है, तो जो अमाउंट मिलता है वो तो हम COE को डायरेक्ट ले रहे हैं, लेकिन केवल वही होगा ऐसा नहीं है. ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर. ठीक है, टाइम टू टाइम जो भी उसको बेनिफिट मिलता है, और या गवर्नमेंट के द्वारा, तो सबको हम लेते हैं. अब वो देखेंगे हम कि क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, कि हम देखने का प्रयास करेंगे. तो पहला हमारा है अदर देन दिस. ये ध्यान रखना,
वेजेज एंड सैलरीज, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये तो है सीओई, बट इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो पर्स के रूप में मान लो या कुछ अलग एडवांटेज के रूप में मान लो, तो दे आर ऑल्सो गिवन बाय द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट फ्री एकोमोडेशन, कंपनी ने आपको आपको क्या दे दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन, एकोमोडेशन दे दिया आपको, उसका रेंट नहीं लेगी, रेंट फ्री, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन है ये, एकोमोडेशन है ACCOMMODATION एकोमोडेशन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये क्या है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये क्या है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, हाँ कंपनी के काम से अगर आप जा रहे हैं तो आपको फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देगी। इसके अलावा एलटीसी टाइप का जो कुछ चीज हो तो उसमें भी होगा, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है 4 साल का पीरियड पर, एक ऑल ओवर इंडिया, एक बार होम टाउन, ठीक है। तो ये क्या है, पहला है रेंट फ्री एकोमोडेशन, दूसरा क्या है फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, तीसरा हमारा देखेंगे बोनस भी देती है गवर्नमेंट, स्पेशली बोनस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रोडक्शन जो यूनिट होती है ना वहां होता है, लेकिन लगभग हर जगह एम्प्लॉय को बुरा ना लगे तो थोड़ा बहुत बोनस दे दिया जाता है, लेकिन वो मिनिमम होता है, वो माइल्ड ही होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन यूनिट में होता है वो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर करके जो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं लोग, तो उसके लिए ये रिवार्ड होता है, तो बोनस, ठीक है। इसके अलावा कुछ जगह पर इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलता है, आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जैसे हम लोगों को हाउसिंग लोन लेना है तो 8 से 10% अलग अलग बैंकों का अलग अलग है, क्या क्या आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बैंक वाले लोगों को, सॉरी, बैंक वाले लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है, और कुछ जगह आपको मान लो कि कुछ इस तरह के हाउसिंग बोर्ड के एम्प्लॉय हों, उनके जो एम्प्लॉय हों उनको अपना कहा कि आपको रेंट फ्री, अरे सॉरी इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेगा। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, लाइक कंट्रीब्यूशन जिसके भी हम चर्चा कर रहे थे, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो किस रूप में हो सकता है, इसको जानने के लिए हमको अगले स्लाइड पे चलना पड़ेगा। पहला है कैजुअलिटी इंश्योरेंस, अगर आप कहीं आपको चोट लग जाए तो उसका इंश्योरेंस कराती है कंपनियां, कैजुअलिटी इंश्योरेंस, ठीक है, कैजुअलिटी इंश्योरेंस, याद रखेंगे, एक बार फिर हम इसको रिपीट करेंगे क्योंकि ये सब जब तक याद नहीं होगा आप भूल जाएं कि आपसे क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये सोचो कि मैं पढ़ लूंगा बाद में या कुछ इस तरह का, तो नहीं, क्या आपको याद रखना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन तो हम किस में देख रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कैजुअलिटी इंश्योरेंस के बाद हमारा क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ को इंश्योर करने के लिए, अपने एम्प्लॉय को इंश्योर करने के लिए, हमारे एक स्टूडेंट के फादर, जब मैं बेंगलोर में था, वो क्लास 7th में पढ़ता था, उसके फादर एलएनटी में काम करते थे, लार्सन एंड टिब्रो में, और उनकी बेचारे की डेथ हो गई, ठीक है, कैसे, रोड एक्सीडेंट में, इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, और रोड क्रॉस कर रहे थे और जाड़े का समय था, फॉग, और ये हो गया, लेकिन लार्सन टिब्रो ने मतलब उस समय लगभग इंस्टेंट 25 लाख दिया था, इंस्टेंट 25 लाख मिसेस को दिया, जॉब ऑफर किया उनको, ठीक है, वो अलग बात है कि वो जॉब नहीं नहीं की, और उनको फिर इसके अलावा 25 लाख इंस्टेंट दिया, इसके बाद और भी उसको उनको बहुत सारा अमाउंट दिया, ठीक है।
तो ये क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस। इसलिए बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं। हम तो अपनी ज़िंदगी की परिवार के साथ किसी भी तरह चला लें, लेकिन अगर मैं नहीं रहा तो हमारे बच्चे, हमारे पत्नी और उनका जीवन है कैसे चलेगा, हाँ? तो उसके लिए लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर करता है, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हमारा पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है? जैसे गवर्नमेंट ने हम लोग पीएफ में, जैसे सीपीएफ है, जीपीएफ है, तो अलग-अलग तरह की व्यवस्थाएँ हैं। तो गवर्नमेंट जो है जीपीएफ जैसे जनरल प्रोविडेंट फंड हम लोग मंथली शेयर करते हैं। मान लो कि 10,000 रुपया मंथली मैं शेयर कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट भी इतना ही अमाउंट, अब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट देगी, ठीक है? तो गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होगा और एम्प्लॉयी का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो जो एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन होगा वो तो इसका पार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना यहाँ पर। जो एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे 10,000 मैंने जमा करवाया अपने पैसे से, तो गवर्नमेंट मान लो हमारी सैलरी 70,000 रुपये है, तो 70,000 रुपये में से ही हमने 10,000 रुपये दिया है, तो ये एडिशनल इनकम नहीं है, ठीक है? लेकिन इसके एवज में सरकार ने जो दिया वो क्या होगा, वो सीओई का पार्ट होगा, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो सीओई का पार्ट नहीं होगा। तो पीएफ हो गया एक, ठीक है? और इसके अलावा है हमारा ग्रेचुइटी एंड पेंशन। आप कहीं सर्विस करते हैं, आपके फादर मदर जो भी हैं सर्विस करते हैं, और सर्विस करने के बाद सरकार उनके सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड को देखते हुए उनको क्या करती है, उनको पैसा लमसम अमाउंट देती है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेचुइटी अमाउंट, ठीक है? वो कुछ अमाउंट होता है, 20 लाख 25 लाख जो भी है। और पेंशन, अब आते हैं पेंशन ऑन रिटायरमेंट, आपने देखा था ना? तो बेटा देखो, एक बार पेंशन को मैं बोल दूंगा, इसका फिर रिपीट करूंगा इसको, ठीक है? तो पेंशन दो प्रकार का हो गया। पहली बात, एक तो रिटायरमेंट की वजह से पेंशन, कि आपके पापा या मैं 20 साल 25 साल 30 साल सर्विस किए, और उस सर्विस जो किया, सर्विस का मतलब हमने मेहनत किया, मतलब फैक्टर इनकम हो गया, कंपेंसेशन ऑफ सीओई का पार्ट होगा। लेकिन जैसे विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये क्या है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द पेंशन, और दैट इज अर्न फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि विडो पेंशन किसी एफर्ट के द्वारा नहीं मिल रहा है, ओल्ड एज पेंशन किसी एफर्ट का परिणाम नहीं है। ये क्या होगा, ये ट्रांसफर इनकम होगा। ट्रांसफर इनकम कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? बोलिए, टेल मी डियर्स। हेलो, आशुतोष, आयुषी, तान्या, निशांत, बोलो देवयानी, अम्मान, बोलो भाई, शुभांकिता, सूरज, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? हेलो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, बाकी बच्चे बोल नहीं रहे हैं भाई। हेलो, हेलो, आई साइलेंट हो गए तुम लोग तो भाई, सो गए क्या? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, केवल सीओ ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा करूंगा ना तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, ठीक है? और वैसे भी मेरी बैटरी भी बोल रही है कि आप ज्यादा मत पढ़ाओ। चलो, आज हम देखो बेटा बात कर रहे थे, इनकम मेथड की बात कर रहे थे। टुडे आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द इनकम मेथड। और इनकम मेथड के कंपोनेंट क्या है? आवर मोटो इज टू नो हाउ वी शुड कैलकुलेट द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, यही हमारा पर्पस है, ठीक है? तो हमने अभी वैल्यू एडेड मेथड देख लिया था। अब हम इनकम मेथड पे आते हैं। द थ्री मेथड्स आर वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड।
वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, तो हम इनकम मेथड की बात कर रहे हैं। इनकम मेथड के हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। तो इनकम मेथड के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। उसमें हमने बताया कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, 5 क्लासिफिकेशन हमने बाय एंड लार्ज बताए। पहला बताया कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, याद रहेगा, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा बताया रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा क्या बताया, रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, तीसरा बताया इंटरेस्ट, तीसरा क्या बताया, इंटरेस्ट। चौथा क्या बताया, प्रॉफिट्स, चौथा क्या बताया, प्रॉफिट्स। ठीक है, और पांचवा बताया मिक्स्ड इनकम, पांचवा क्या बताया, मिक्स्ड इनकम। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हम केवल इसकी बात नहीं करते हैं कि पीरियोडिक इनकम कितना है, मंथली, फोर्टनाइटली या जो वीकली है, वो इनकम जो मिलता है एम्प्लॉयर से उसकी हम केवल बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो तो हिस्सा ही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को हम इंक्लूड करते हैं। पहले हम देखते हैं बाय एंड लार्ज हम सीओई में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो पहला हमारा वेजेज एंड सैलरीज, हम इसको दूसरे कलर से करेंगे। हम वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश हमने लिखा। दूसरा पॉइंट बना दिया इन काइंड का, ठीक है, पेमेंट काइंड के रूप में मिले, ठीक है, या कैश के रूप में, मतलब 10,000 रुपये मिल गया और हम 10,000 रुपया 15,000 रुपये न देके हमने मकान दे दिया, गाड़ी दे दिया, ये सब कर दिया, तो वो काइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो कैश एंड काइंड। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स वर्ड को ध्यान पकड़ेंगे आप, ये एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा के जो स्कीम्स हैं उसमें जो इस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसको लेते हैं पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है उसको भी हम करते हैं। अब हम आते हैं काइंड की बात करते हैं, तो हम काइंड के में क्या करेंगे, के फॉर काइंड, रेंट फ्री एकोमोडेशन ऑफर्ड बाय कंपनीज और गवर्नमेंट्स, रेंट फ्री एकोमोडेशन। ओके, समझ में आ रही बात। दूसरा हमारा फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ठीक है, तीसरा है हमारा बोनस। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, बोनस, तीसरा हमारा है बोनस। चौथा है इंटरेस्ट फ्री लोन्स, चौथा है इंटरेस्ट फ्री लोन्स। पांचवा है कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है सामाजिक सुरक्षा की जो योजना है उसमें कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, कैजुअलिटी इंश्योरेंस, किसी को कहीं चोट लग जाए आकस्मिक तो उसका इंश्योरेंस कर देना। दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस, जिसके भी हमने चर्चा भी बहुत डिटेल में की। तो लाइफ इंश्योरेंस में जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेते हैं। पीएफ, प्रोविडेंट फंड, हमने भी जस्ट एग्जांपल लिया प्रोविडेंट फंड का, तो प्रोविडेंट फंड में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन उसको केवल हम लेते हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था उसको नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेचुइटी एंड पेंशन, और पेंशन को हमने बताया यहाँ पर कि पेंशन हम एम्प्लॉय जो काम करता है, ठीक है, उससे भी पेंशन आता है सर्विस करने के बाद, रिटायरमेंट के समय में। दूसरा क्या है जो पेंशन का जो तरीका है, जैसे हमने लिखा वीडो पेंशन, ठीक है, आगे पॉइंट ओल्ड एज पेंशन, ये इन सब का। तो जो जो हमारा एम्प्लॉय जो सर्विस करने के बाद, हाँ, उस पर रिटायरमेंट के समय में जो जिसकी वजह से रिटायरमेंट जब हो गया उसके बाद जो पेंशन मिलता है तो उसके मेहनत का पैसा है, तो फैक्टर इनकम का वो पार्ट होगा, ध्यान देना। लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन है या ओल्ड एज पेंशन के अलावा हमने क्या बताया, विडो पेंशन, ये इस तरह का जो भी है वो उसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं, वो ट्रांसफर इनकम का हिस्सा होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आर गेटिंग पॉइंट, समझ में आई मेरी बात, बोलो भाई, बोलिए, हेलो चिल्ड्रेन, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ, याद हो रहा है, जी सर हो रहा है, चलो। तो अभी हम कभी भी मेरा बंद हो सकता है क्योंकि मेरी हमारी बैटरी केवल 5% बची हुई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज हम वेरी सॉरी, क्योंकि अब मुझे लगता है जिस हिसाब से मेरी बैटरी चल रही है उस हिसाब से मुझे अब दूसरा मोबाइल का खर्चा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगले दिन अभी आप जितना भी इसका नोट्स है उसको कंप्लीट कर लीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए
वैल्यू एडेड मेथड और बाकी क्वेश्चन को और एक्स्ट्रा सॉल्व कीजिए। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो आज के लिए हम ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले पाएँगे। वेरी सॉरी बिकॉज़ ऑफ बैटरी इश्यू, आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू। कल हम मिलेंगे और हम कल बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, तब तक आप इनकम मेथड्स के जो सीओई का जो पार्ट है, उसको बहुत बढ़िया से तैयार कर लो बेटा। क्योंकि आपको इसके सारे कंपोनेंट जितने भी हमने चर्चा किया, अगर याद नहीं है, तो मान के चलो कि आप नहीं कर पाओगे नेशनल इनकम के क्वेश्चंस। विद दिस नोट आई एम सेइंग बाय बाय टू माय फ्रेंड्स। ओके बेटा, टेक केयर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय। थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत खुश हो गए, आज जल्दी क्लास छोड़ दिया ना? अंकित, आयुषी, हाँ, आज बहुत खुश हो गए ना कि जल्दी क्लास छूट गई? ओके, तान्या, बाकी बच्चे से थोड़ा बात करें। तान्या, आरुषि, प्रीति, बेटा आप लोग खुश हो रहे हो ना? जल्दी क्लास छूट गई? ओके, अच्छा, अच्छा, ओके, चलो ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू बेटा। ओके, बाय, बाय, बाय बेटा, बाय।